तो अभी तक हम लोगों ने न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में थोड़ी जानकारी जुटाई, समझ में आया कि न्यूक्लियर फोर्सेस किस तरह के होते हैं। तो न्यूक्लियर फोर्सेज अल्टीमेटली न्यूक्लियॉन्स को बांधे रखते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो बांधे रखने का काम भी आसान काम नहीं है, और जब काम होता है तो वर्क और एनर्जी से जुड़ी हुई चीजें आएंगी जब कभी भी कोई काम हो। तो अब यहाँ से एक नई चीज है कि बांधे रखने का काम है, तो जाहिर सी बात है आपको न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पता होनी चाहिए। फिर तो नाम से क्लियर है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा, बांधे रखने का काम। तो हम थोड़ा पहले समझते हैं फिर उसे लिखेंगे। बच्चों होता क्या है कि हमें ये पता है कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कहानी है न्यूक्लियस पूरी तरह। मास ऑफ प्रोटॉन कुछ होता है वो हमें पता ही है, मास ऑफ न्यूट्रॉन भी कुछ होता है ये भी हमें पता है कि भाई इतना प्रोटॉन का मास है, इतना न्यूट्रॉन का मास है। आपने कहा कि चलो हम सोडियम का ले लेते हैं। सोडियम में 11 प्रोटॉन होते हैं और 23 ऐसे लिखा जाता है सोडियम Na1123, मतलब प्रोटॉन 11 न्यूट्रॉन 12। 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन सोडियम का हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, हेलो। अरे भाई मेरी आवाज तो आ रही होगी आप लोगों तक। अरे अच्छा, अब एक प्रोटॉन का मास आपने निकाला तो 11 प्रोटॉन के मास कितना होगा आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपने कहा 11 जो है वो मास ऑफ प्रोटॉन है और 12 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन आपने कुछ निकाला। ठीक है, तो बच्चों जब आप एक्चुअल में न्यूक्लियस का मास निकालते हो तो वो जो मास होना चाहिए हमारे हिसाब से उससे कम आता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन दोनों का अंतर करो। 11 मतलब सोडियम में था, अगर कोई और अगर एक्स होता कोई इन जनरल तो मैं इसे जेड और इसे एन लिख सकता हूं ना, नहीं ए। तो जेड टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन लिख सकता हूं और एन टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन लिख सकता हूं ना। हाँ उसमें से जो मास टोटल मास है उसको कैपिटल एम कह देता हूं। इतना मास जो कमी आई उस मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर लो तो मास इंटू सी स्क्वायर, दिस इज बाइंडिंग एनर्जी। मैं रिपीट कर रहा हूं, मान में ध्यान से समझना। जब आप इंडिविजुअली किसी प्रोटॉन का मास कहते हैं कि साहब इतना होता है और न्यूट्रॉन का मास इतना होता है, ठीक हो गया। तो अब आपने कोई न्यूक्लियस लिया, उसमें प्रोटॉन की संख्या जेड के बराबर होती है और न्यूट्रॉन को हम एन से दिखाते हैं जो ए माइनस जेड होता है। आप निकाल लिया, ठीक है। लेकिन जब आप न्यूक्लियस का मास एक्चुअल में नापते हैं, मेजर करते हैं, तो वो इससे कम आता है थोड़ा। तो ये जो कमी आई बच्चों, कम होने के लिए सब्ट्रैक्ट कर लो कितना कम, तो उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं आइंस्टाइन थ्योरी से, तो मास इंटू सी स्क्वायर कर दिया। ये एनर्जी जो है, क्योंकि मास में कमी क्यों आई इतनी, तो यही एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी हम ये मानते हैं इन सबको, क्योंकि न्यूक्लियस बनने से पहले ये सब दूर दूर रहे होंगे कहीं, कोई यहाँ पर कोई यहाँ पर,
आप कंसेप्चुअली सोचो, बहुत दूर दूर रहे होंगे, फिर एक न्यूक्लियस बनाने के लिए इनको लाया गया होगा और यहाँ तक लाने में इनको कुछ एनर्जी खर्च हो गई होगी। बाकी जो बची होगी वो ये वाला है, ये वाला, और जो खर्च हो गई वो ये जो कमी है, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियस बना है वो समझ रहे हैं हम, न्यूक्लियस कभी नहीं था वो सोचो। जब न्यूक्लियस नहीं था तो ये न्यूक्लियॉन से दूर दूर होंगे ना, तो इनको लाया गया होगा, किसके द्वारा लाया गया वो छोड़िए, वो नेचर की बात है, लाया गया होगा और एक न्यूक्लियस बना होगा। तो बच्चों ये सब इसको इकट्ठा करके लाने में कुछ तो वर्क हुआ होगा ना, इन सबको बांधने में कुछ तो वर्क हुआ होगा ना, नजदीक इतना छोटे से न्यूक्लियस में। हाँ। तो उसको क्या कहना चाहिए फिर? बाइंडिंग एनर्जी। अगर मैं इतनी सब एनर्जी सप्लाई कर दूं न्यूक्लियस को, तो न्यूक्लियस दोबारा डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। हाँ। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है? बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर द एसोसिएशन की जो डिसोसिएशन कर सोच सकते हो, इसको तोड़ने में जितनी लगेगी। और आपने कैसे निकाला, ध्यान से सोचो। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो इंडिविजुअल मास होते हैं उस हिसाब से, हमारे हिसाब से इतना मास होना चाहिए न्यूक्लियस का, लेकिन होता नहीं है। तो जो होना चाहिए और जो है का जो अंतर है, इंटू सी स्क्वायर, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। अरे भाई क्लियर हुआ? यस। हाँ। तो मेरे ख्याल से बाइंडिंग एनर्जी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। बाइंडिंग एनर्जी के नोट्स मैं बना के नहीं दे पाऊंगा, वो आप लोग खुद बनाएंगे, बुक्स में मिल जाना है। पूरी बात समझा दी है मैंने, ठीक है? तो उससे आपको अपनी तैयारी का मौका भी मिलना चाहिए। बाइंडिंग एनर्जी निकालनी जरूरी है बच्चों। एक कंसेप्ट और आएगा, मैं एस सी वर्मा सर को ही फॉलो करना चाहूंगा, आप इसे जरूर पढ़ें, और वो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो भाई न्यूक्लियॉन की संख्या से डिवाइड कर लो बाइंडिंग एनर्जी को, पर न्यूक्लियॉन आ जाएगा। न्यूक्लियॉन की संख्या मतलब, न्यूक्लियॉन में तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों आते हैं, तो किससे डिवाइड करना हुआ, ए से या जेड से? ए से डिवाइड करना हुआ या जेड से डिवाइड करना हुआ बाइंडिंग एनर्जी को? न्यूक्लियन है ना, तो ए से। ए से। ए मतलब अभी आपने लिखा था ना ऐसे, एक्स जेड ए एटॉमिक, तो इसमें सारे न्यूक्लियॉन आ गए, प्रोटॉन भी न्यूट्रॉन भी। तो पर न्यूक्लियॉन बाइंडिंग एनर्जी निकालना जरूरी है। तो आपको जब सवाल दिए जाते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ही कहा जाता है, ये कितना होता है ये बताइए, कहा जाता है। क्या ये कुछ चीजें समझ में आई? अब वो तो जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे ना तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी। मैं समझा पाया बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट? हाँ। किसी न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, बड़ा उल्टा सा नाम बोल रहा हूँ, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। क्यों? क्योंकि इतनी एनर्जी बांधने में खर्च हो गई थी, तो उतनी ही तोड़ने में लगेगी, बस। तो बाइंडिंग एनर्जी आपका ये पूरा हो जाता है। क्लियर हो पाया कि नहीं हो पाया ये बताइए। क्लियर है।
यस। अच्छा, तो बच्चों बाइंडिंग एनर्जी को ध्यान से पढ़ना, आप लोगों के पास बुक्स तो हैं ही, और अपने हिसाब से नोट्स भी बनाना, पहले समझ लो ना। अगर आप बिना समझे नोट्स बनाते हैं ना, तो आप हर फालतू चीज को भी नोट कर लेते हैं, लेकिन जब आप चीजों को समझते हैं तो आप बहुत बढ़िया नोट्स बनाते हैं हमेशा। आप ऐसे समझो कि अगर आपसे मैं अब हाई स्कूल के नोट्स बनवाने को कहूँ तो आप सही बनाएंगे, आपको मालूम है क्या चीजें फालतू है, छोड़ो इनको। लेकिन अगर बिना समझे बनाओगे तो आपको पता तो है नहीं, आप सब फालतू चीजों को भी नोट करते हुए चलेंगे। तो मैं जानबूझ के कर रहा हूँ इस समय कि आप इसे नोट करें, जब समझ गए तो खुद करना चाहिए। किताबें हैं, कोई भी किताब उठाओ और करो इसको, पहले उसको पढ़ो, उसको फिर समझो, और समझने के बाद जो दिमाग में रहता है दैट इज नोट्स। इस बार मैं आपको ही देता हूँ ये जिम्मेदारी, और इतना ही करके आज रोकता हूँ, कल मिलते हैं।